हमारे शरीर का विज्ञान केवल हड्डियों और मांस तक सीमित नहीं है। इसके भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा ऊर्जा का जाल बिछा हुआ है। हमारे तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से दो ऊर्जा धाराएं बहती हैं। पहली है पिंगला नाड़ी, जो हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में है। यह हमारा भीतरी सूर्य है, गर्म, सक्रिय और बाहरी दुनिया में काम करने वाली प्रोजेक्टिंग ऊर्जा। दूसरी है ईड़ा नाड़ी, जो बाएं हिस्से में है। यह हमारा भीतरी चंद्रमा है, ठंडी, शांत और भीतर की ओर मुड़ने वाली मनोवैज्ञानिक ऊर्जा। हमारी पूरी चेतना और हमारा जीवन इन्हीं दो किनारों के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी सांस कभी दाहिनी नाक से तेज चलती है तो कभी बाईं नाक से। यह लगातार बदलना ही असल में समय का अनुभव पैदा करता है। ईड़ा और पिंगला का यह उतार चढ़ाव ही वह घड़ी है जो हमारे शरीर को बूढ़ा करती है। इसी उतार चढ़ाव से चीजों का क्षय होता है। लेकिन इन दोनों के बिल्कुल बीच एक तीसरी नाड़ी है जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल मध्य में सीधी ऊपर की तरफ जाती है। इसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सामान्य जीवन में यह सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से सोई हुई या बंद रहती है, क्योंकि हमारी पूरी जीवन ऊर्जा, हमारा प्राण ईड़ा और पिंगला की इसी बाहरी भागदौड़ में खर्च हो जाता है। योग का एक बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ इस अनंत ब्रह्मांड में घट रहा है ठीक वैसा ही हमारे इस छोटे से शरीर के भीतर भी घट रहा है। आसमान के ग्रह और तारे हमारे भीतर की ऊर्जा नाड़ियों का ही एक विराट रूप है। अब आप अक्षय तृतीया के असली विज्ञान को समझिए। खगोलीय स्तर पर यह पूरे साल का एकमात्र ऐसा दिन है जब ब्रह्मांड का सूर्य और ब्रह्मांड का चंद्रमा दोनों एक ही समय में अपनी सर्वोच्च उच्च अवस्था में होते हैं। इस दिन पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा हाई वोल्टेज और परिपूर्ण संतुलन बन जाता है जिसमें कोई ऊर्जा की कमी या परछाई नहीं होती। इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आम दिनों में अपने मन को शांत करना और विचारों की लड़ाई को रोकना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमें अपनी ही प्राकृतिक लय के खिलाफ जाना पड़ता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यह खगोलीय संतुलन हमारे शरीर के भीतरी घर्षण को बहुत कम कर देता है। यह दिन हमें एक ऐसा प्राकृतिक माहौल देता है जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर उस सोई हुई सुषुम्ना नाड़ी को जगाने के लिए सबसे सटीक और शक्तिशाली ट्रिगर का काम करता है। यह दिन बाहर की संपत्तियां बटोरने का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मदद से अपने भीतर की उस परम स्थिरता को हासिल करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। सुषुम्ना नाड़ी को जगाने की इस प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है पूर्ण संतुलन। जब तक ईड़ा और पिंगला के बीच का यह भारी उतार चढ़ाव शांत नहीं होता, तब तक हमारी प्राण ऊर्जा कभी भी मध्य अक्ष या सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकती। इस पेंडुलम की चरम गति को रोकना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। हमारी बाईं और दाहिनी दोनों नाड़ियों को बिल्कुल एक समान अवस्था में लाना होता है। इसे हासिल करने के लिए योग में जिस सटीक भौतिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह सिर्फ सांस लेने का कोई साधारण व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की प्राकृतिक बदलती हुई लय को मैन्युअल रूप से ओवरराइड करने का एक तरीका है। जब हम गहरी एकाग्रता के साथ बारी बारी से एक नासिका से सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं, तो हम असल में अपने भीतर के सूर्य और चंद्रमा के प्रवाह को एक ही स्तर पर ला रहे होते हैं। इस अभ्यास के दौरान एक बहुत ही दुर्लभ और गहरा क्षण आता है जो योगियों के लिए सफलता का सबसे पहला जैविक संकेत होता है। यह वह पल है जब आपकी दोनों नासिकाओं से सांस बिल्कुल एक समान मात्रा और एक समान दबाव के साथ एक ही समय पर बहने लगती है। यही वो अवस्था है जो ये प्रमाणित करती है कि अब आपके शरीर के भीतर की ऊर्जा ठीक उसी ब्रह्मांडीय संतुलन की नकल कर रही है जो आज अक्षय तृतीया के दिन पूरे आसमान में छाया हुआ है। आपकी दोनों नाड़ियां अब शून्य घर्षण की स्थिति में आ चुकी हैं और प्राण ऊर्जा केंद्र में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे शरीर का विज्ञान केवल हड्डियों और मांस तक सीमित नहीं है।
इसके भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म एवं गहरा ऊर्जा का जाल बिछा हुआ है। हमारे तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से दो ऊर्जा धाराएं बहती हैं। पहली है पिंगला नाड़ी, जो हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में है। यह हमारा भीतरी सूर्य है, गर्म, सक्रिय और बाहरी दुनिया में काम करने वाली प्रोजेक्टिंग ऊर्जा। दूसरी है ईड़ा नाड़ी, जो बाएं हिस्से में है। यह हमारा भीतरी चंद्रमा है, ठंडी, शांत और भीतर की ओर मुड़ने वाली मनोवैज्ञानिक ऊर्जा। हमारी पूरी चेतना और हमारा जीवन इन्हीं दो किनारों के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी सांस कभी दाहिनी नाक से तेज चलती है तो कभी बाईं नाक से। यह लगातार बदलना ही असल में समय का अनुभव पैदा करता है। ईड़ा और पिंगला का यह उतार चढ़ाव ही वह घड़ी है जो हमारे शरीर को बूढ़ा करती है। इसी उतार चढ़ाव से चीजों का क्षय होता है। लेकिन इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच एक तीसरी नाड़ी है जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल मध्य में सीधी ऊपर की तरफ जाती है। इसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सामान्य जीवन में यह सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से सोई हुई या बंद रहती है, क्योंकि हमारी पूरी जीवन ऊर्जा, हमारा प्राण ईड़ा और पिंगला की इसी बाहरी भागदौड़ में खर्च हो जाता है। योग का एक बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ इस अनंत ब्रह्मांड में घट रहा है ठीक वैसा ही हमारे इस छोटे से शरीर के भीतर भी घट रहा है। आसमान के ग्रह और तारे हमारे भीतर की ऊर्जा नाड़ियों का ही एक विराट रूप है। अब आप अक्षय तृतीया के असली विज्ञान को समझिए। खगोलीय स्तर पर यह पूरे साल का एकमात्र ऐसा दिन है जब ब्रह्मांड का सूर्य और ब्रह्मांड का चंद्रमा दोनों एक ही समय में अपनी सर्वोच्च उच्च अवस्था में होते हैं। इस दिन पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा हाई वोल्टेज और परिपूर्ण संतुलन बन जाता है जिसमें कोई ऊर्जा की कमी या परछाई नहीं होती। इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आम दिनों में अपने मन को शांत करना और विचारों की लड़ाई को रोकना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमें अपनी ही प्राकृतिक लय के खिलाफ जाना पड़ता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यह खगोलीय संतुलन हमारे शरीर के भीतरी घर्षण को बहुत कम कर देता है। यह दिन हमें एक ऐसा प्राकृतिक माहौल देता है जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर उस सोई हुई सुषुम्ना नाड़ी को जगाने के लिए सबसे सटीक और शक्तिशाली ट्रिगर का काम करता है। यह दिन बाहर की संपत्तियां बटोरने का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मदद से अपने भीतर की उस परम स्थिरता को हासिल करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। सुषुम्ना नाड़ी को जगाने की इस प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है पूर्ण संतुलन। जब तक ईड़ा और पिंगला के बीच का यह भारी उतार चढ़ाव शांत नहीं होता, तब तक हमारी प्राण ऊर्जा कभी भी मध्य अक्ष या सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकती। इस पेंडुलम की चरम गति को रोकना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। हमारी बाईं और दाहिनी दोनों नाड़ियों को बिल्कुल एक समान अवस्था में लाना होता है। इसे हासिल करने के लिए योग में जिस सटीक भौतिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह सिर्फ सांस लेने का कोई साधारण व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की प्राकृतिक बदलती हुई लय को मैन्युअल रूप से ओवरराइड करने का एक तरीका है। जब हम गहरी एकाग्रता के साथ बारी बारी से एक नासिका से सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं, तो हम असल में अपने भीतर के सूर्य और चंद्रमा के प्रवाह को एक ही स्तर पर ला रहे होते हैं। इस अभ्यास के दौरान एक बहुत ही दुर्लभ और गहरा क्षण आता है जो योगियों के लिए सफलता का सबसे पहला जैविक संकेत होता है। यह वह पल है जब आपकी दोनों नासिकाओं से सांस बिल्कुल एक समान मात्रा और एक समान दबाव के साथ एक ही समय पर बहने लगती है। यही वो अवस्था है जो ये प्रमाणित करती है कि अब आपके शरीर के भीतर की ऊर्जा ठीक उसी ब्रह्मांडीय संतुलन की नकल कर रही है जो आज अक्षय तृतीया के दिन पूरे आसमान में छाया हुआ है। आपकी दोनों नाड़ियां अब शून्य घर्षण की स्थिति में आ चुकी हैं और प्राण ऊर्जा केंद्र में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सिर्फ संतुलन बना लेना ही काफी नहीं है। किसी भी बंद और सोई हुई नाड़ी के द्वार को खोलने के लिए
केवल शांति पर्याप्त नहीं होती, इसके लिए एक बहुत भारी और केंद्रित दबाव की जरूरत होती है। यहीं पर इस प्रक्रिया का दूसरा कदम शुरू होता है, भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करना। इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। भस्त्रिका का मतलब है लोहार की धौंकनी। जब एक साधक पूरी ताकत और तेजी के साथ अपनी सांसों को अंदर खींचता और बाहर फेंकता है, तो यह उसके पूरे नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन की एक बार ला देता है। सांसों की यह प्रचंड गति नाभि के केंद्र में एक अत्यंत तीव्र आंतरिक गर्मी या आग पैदा करती है। अब यहां आपको पहले कदम यानी नाड़ी शोधन के संतुलन का असली वैज्ञानिक महत्व समझ में आएगा। अगर कोई व्यक्ति बिना ईड़ा और पिंगला को संतुलित किए इतनी भारी ऊर्जा शरीर में पैदा कर ले, तो वह ऊर्जा बेकाबू होकर दिमाग को अशांत कर देगी, क्रोध बढ़ा देगी या शरीर में घबराहट पैदा कर देगी। लेकिन क्योंकि पहले कदम में हमारी दोनों नाड़ियां पूर्ण संतुलन में लॉक हो चुकी हैं, इसलिए भस्त्रिका से पैदा हुई यह विशाल नई ऊर्जा कोई मानसिक या शारीरिक बेचैनी पैदा नहीं करती। इसके बजाय हमारा शांत शरीर एक बहुत ही सुरक्षित कंटेनर बन जाता है और भस्त्रिका से उठी वह ऊर्जा एक अत्यंत शक्तिशाली, केंद्रित और उच्च क्षमता वाले ईंधन में बदल जाती है, जो सुषुम्ना के बंद दरवाजे को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब हमारे भीतर यह प्रचंड अग्नि पैदा हो जाती है, तो इसे बाहर बहने से रोकना और पूरी तरह से भीतर की तरफ मोड़ना सबसे अहम होता है। योग के सबसे गहरे तांत्रिक विज्ञान में इसे बंध या शारीरिक लॉक लगाना कहा जाता है। सिर्फ ऊर्जा पैदा करना काफी नहीं है, यह वह यांत्रिक तकनीक है जो उस ऊर्जा को एक जगह कैद करके उसे एक विस्फोट में बदल देती है। इस प्रक्रिया में 3 प्रमुख बंध लगाए जाते हैं। सबसे पहले मूल बंध लगाया जाता है। इसमें रीढ़ के सबसे निचले हिस्से या पेल्विक फ्लोर को मजबूती से ऊपर की तरफ सिकोड़ा जाता है। हमारे शरीर में अपान वायु की प्राकृतिक गति हमेशा नीचे की तरफ होती है, जो शरीर के क्षय का कारण बनती है। मूलबंध इस भारी और नीचे गिरने वाली ऊर्जा के प्रवाह को हिंसक रूप से उल्टी दिशा में यानी ऊपर की तरफ धकेल देता है। इसके ठीक बाद जालंधर बंध लगाया जाता है। इसमें ठुड्डी को छाती से मजबूती से चिपकाकर गले को लॉक कर दिया जाता है। हमारे शरीर की प्राणवायु हमेशा ऊपर की तरफ भागती है। जालंधर बंध इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा के भागने के सभी रास्ते बंद कर देता है और उसे मजबूरन नीचे की तरफ धकेलता है। और फिर आता है इस पूरी प्रक्रिया का चरम बिंदु उड्डयन बंध। सांस को पूरी तरह बाहर निकालकर पेट को अंदर और ऊपर पसलियों की तरफ गहराई से खींच लिया जाता है। अब अपने शरीर के भीतर की इस स्थिति की कल्पना कीजिए। नीचे से अपान ऊर्जा ऊपर की तरफ धकेली जा रही है और ऊपर से प्राण ऊर्जा नीचे की तरफ फेंकी जा रही है। ये दोनों प्रचंड ऊर्जाएं नाभि के केंद्र में आकर एक दूसरे से भयानक रूप से टकराती हैं। चूंकि आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां पहले कदम में ही पूर्ण संतुलन में लॉक हो चुकी हैं, इसलिए यह टकराती हुई ऊर्जा अगल बगल के किसी भी रास्ते से बाहर नहीं निकल सकती। इस महा टकराव से शरीर के केंद्र में एक इतना जबरदस्त और विस्फोटक दबाव पैदा होता है कि उसके प्रचंड धक्के से हमारी सुषुम्ना नाड़ी का निचला सुप्त दरवाजा एक ही झटके में खुल जाता है और वह सारा का सारा महाप्राण सीधे उस मध्य अक्ष सुषुम्ना के भीतर एक तेज धारा की तरह प्रवाहित हो उठता है। जैसे ही यह प्रचंड प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा को स्थिर करना और उसे सही दिशा देना। इस जागृत ऊर्जा को मस्तिष्क तक खींचने और उसे वहां लॉक करने के लिए 2 बहुत ही सूक्ष्म तांत्रिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पहली तकनीक है खेचरी मुद्रा। इसमें जीभ को पीछे की तरफ मोड़कर ऊपरी तालू पर मजबूती से लगा दिया जाता है। यह शरीर के भीतर एक भौतिक स्विच की तरह काम करता है। हमारा मस्तिष्क आम दिनों में जिस डिफॉल्ट मोड में काम करता है, जहां वह लगातार भटकता रहता है और फालतू के विचार पैदा करता है, खेचरी मुद्रा उस पूरे नेटवर्क को बायपास कर देती है। यह मुद्रा हमारे ऊपरी ऊर्जा सर्किट को पूरी तरह से सील कर देती है।
जिससे विचारों का शोर एकदम शून्य हो जाता है। दूसरी तकनीक है भ्रू मध्य दृष्टि। ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक बहुत सीधा सा नियम है, जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा हमेशा उसी का पीछा करती है। इसलिए साधक अपनी बंद आंखों की भीतरी दृष्टि को दोनों भौहों के ठीक बीच मौजूद आज्ञा चक्र पर पूरी तरह से केंद्रित कर देता है। जैसे ही सारा ध्यान इस एक बिंदु पर लॉक होता है, एक चुंबक की तरह यह दृष्टि सुषुम्ना में प्रवाहित हो रही उस जागृत ऊर्जा को सीधे रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर खींचने लगती है। ऊर्जा का यह प्रवाह हमारे मस्तिष्क के सर्वोच्च केंद्रों तक पहुंच जाता है और हमारी चेतना को पूरी तरह से रोशन कर देता है। जैसे ही यह ऊर्जा ऊपर की तरफ खिंचती है और मस्तिष्क के केंद्रों में स्थिर होती है, शरीर में एक अंतिम और सबसे गहरा जैविक बदलाव आता है। इस अवस्था को योग में केवल कुंभक कहा जाता है। इस स्थिति में आकर आपकी भौतिक सांस इतनी सूक्ष्म, इतनी धीमी हो जाती है कि वह लगभग रुक सी जाती है। आपको सांस रोकने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, न ही कोई घुटन महसूस होती है। सांस बस अपने आप ठहर जाती है। अब इसे समय के विज्ञान से जोड़कर देखिए। हमने शुरुआत में समझा था कि ईड़ा और पिंगला के बीच सांसों का लगातार बदलना ही हमारे भीतर समय का एहसास पैदा करता है। लेकिन जब केवल कुंभक की अवस्था में वह भौतिक सांस ही ठहर गई, ईड़ा और पिंगला का वह पेंडुलम ही रुक गया, तो समय को नापने वाले हमारे शरीर के वे सभी जैविक पैमाने पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपके भीतर समय का मनोवैज्ञानिक अनुभव पूरी तरह से ढह जाता है। आप काल शून्य की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, एक ऐसा शाश्वत वर्तमान जहां सब कुछ बिल्कुल स्थिर और शांत है। यही वह अवस्था है जो अक्षय तृतीया के पर्व का अंतिम और सबसे परम सत्य है। जब आप काल शून्य की इस अवस्था में होते हैं, तब आप जो भी मंत्र जपते हैं, जो भी आध्यात्मिक संकल्प लेते हैं या ध्यान की जिस भी गहराई को छूते हैं, वह अक्षय हो जाता है, क्योंकि अब आपकी वह कमाई समय के दायरे से बाहर गढ़ी गई है। समय का कोई भी चक्र, उम्र का कोई भी पड़ाव या दुनिया की कोई भी ताकत उसे नष्ट नहीं कर सकती। बाहर की दुनिया जिस सोने और चांदी को अक्षय मानकर तिजोरियों में भरती है, वह एक दिन जरूर टूटेगा और मिटेगा। लेकिन सुषुम्ना के उस परम सन्नाटे में, काल शून्य की उस अवस्था में आपने जो अनुभव कर लिया, केवल वही आपकी सच्ची, शाश्वत और अविनाशी अक्षय दौलत है।